नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास चॉकबोर्ड रिवीजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना कोई देरी किए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज हम सॉलिड डोजेज फॉर्म्स यानी ठोस खुराक के विज्ञान को डिकोड करने वाले हैं। अगर आप अपनी परीक्षा के लिए टैबलेट्स के टॉपिक को लेकर एकदम पक्की तैयारी करना चाहते हैं तो ये विश्लेषण बिल्कुल आपके लिए ही है। आज का हमारा पाठ्यक्रम कुछ इस प्रकार है। हम इसे बहुत ही व्यवस्थित तरीके से समझने वाले हैं। टैबलेट निर्माण के मूल तत्वों से लेकर अनकोटेड और कोटेड टैबलेट्स, मल्टीलेयर टैबलेट का निर्माण, दवा रिलीज तंत्र, विशेष प्रकार की टैबलेट्स और अंत में परीक्षा के लिए मुख्य सारांश। ये सफर हमें टैबलेट की बुनियादी रेसिपी से लेकर मरीज को मिलने वाले असली आराम तक ले जाएगा। तो चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं, टैबलेट निर्माण के मूल तत्व। अब सबसे पहला सवाल, टैबलेट आखिर है क्या? आसान भाषा में ये एक ठोस इकाई खुराक है। इसमें हमारी मुख्य दवा होती है जिसे हम एपीआई कहते हैं, और साथ में कुछ सहायक सामग्रियां जिन्हें एक्सिपिएंट्स कहा जाता है। तकनीकी रूप से इन्हें बनाने के 2 ही तरीके हैं, या तो पाउडर को भारी दबाव से दबाकर यानी कंप्रेशन से, या फिर गीले मिश्रण को सांचे में ढालकर यानी मोल्डिंग से। आज के आधुनिक फैक्ट्रियों में कंप्रेशन विधि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, क्योंकि भाई ये बहुत तेज और एकदम सटीक है। अब जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये जो एक्सिपिएंट्स है ना, ये बिल्कुल हमारी रोजमर्रा की रसोई की सामग्रियों की तरह काम करते हैं। बाइंडर्स को आप बेकिंग में इस्तेमाल होने वाले अंडे या पानी की तरह मान लीजिए। ये टैबलेट के पाउडर को आपस में बांधकर स्थिरता और मजबूती देता है। लुब्रिकेंट्स बिल्कुल पैन में लगाए गए तेल की तरह, ताकि मशीन के सांचे में पाउडर चिपके नहीं। डाइल्यूएंट्स दवा की मात्रा बढ़ाते हैं ताकि गोली का आकार इतना हो कि उसे पकड़ा जा सके, और डिसइंटीग्रेंट्स ये पक्का करते हैं कि पेट में जाते ही टैबलेट सही समय पर टूट जाए। तो इन कच्चे पाउडर्स को एक ठोस टैबलेट में बदलने का कदम दर कदम औद्योगिक प्रोसेस कैसे काम करता है? बहुत सीधा सा है। सबसे पहले कच्चे पाउडर को अच्छी तरह मिलाया जाता है। फिर स्थिरता देने के लिए इसमें बाइंडर्स मिलाए जाते हैं। इसके बाद बारी आती है डिसइंटीग्रेंट्स की, ताकि शरीर में जाने के बाद ये आसानी से टूट सकें। और आखिरी चरण में भारी मशीनों द्वारा इस मिश्रण को दबाकर एक ठोस टैबलेट का रूप दे दिया जाता है। अब बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, अनकोटेड और कोटेड टैबलेट्स। अब हम असली फैक्ट्री के माहौल में हैं। आपने खुद भी देखा होगा कि कुछ टैबलेट्स खुरदरी होती हैं और कुछ एकदम चिकनी, है ना? जो अनकोटेड टैबलेट्स होती हैं उन पर कोई बाहरी परत नहीं होती। हाँ, उनका स्वाद कड़वा जरूर हो सकता है, लेकिन कमाल की बात यह है कि शरीर में जाते ही वे तुरंत असर करती हैं। दूसरी तरफ कोटेड टैबलेट्स होती हैं। इसे खाने के पैकेजिंग की तरह समझिए। शुगर कोटिंग बिल्कुल M&M कैंडी की तरह है, मोटी और मीठी। और फिल्म कोटिंग वो पतले क्लिंग रैप की तरह काम करती है, जो दवा को बाहर की नमी और रोशनी से बचाकर सुरक्षित रखती है। लेकिन सच कहूं तो कोटिंग करना इतना आसान भी नहीं है। शुगर कोटिंग एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इसमें कई परतें चढ़ानी पड़ती हैं, समय बहुत लगता है, और इसलिए इसकी निर्माण लागत भी बहुत अधिक होती है। इसके मुकाबले फिल्म कोटिंग एक बहुत पतली पॉलीमर की परत होती है, जो निर्माण के हिसाब से काफी तेज और थोड़ी सस्ती होती है। पर अगर हम निर्माण की सरलता और साधारण मशीनों की बात करें तो अनकोटेड टैबलेट्स बनाना सबसे आसान और सस्ता है। इसीलिए हर दवा पर कोटिंग नहीं की जाती। इस बात को और गहराई से समझने के लिए टूटने की गति को देखते हैं। कोटिंग का सीधा असर दवा के पेट में टूटने यानी डिसइंटीग्रेशन की गति पर पड़ता है। अनकोटेड टैबलेट्स इस दौड़ में सबसे तेज होती हैं। फिल्म कोटिंग वाली गोलियां थोड़ा सा समय लेती हैं, क्योंकि उस पतली पॉलीमर फिल्म को पहले घुलना होता है। और शुगर कोटिंग सबसे धीमी होती है, क्योंकि चीनी की वो मोटी परत घुलने में काफी वक्त लगा देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 पर, मल्टी लेयर्ड टैबलेट का निर्माण। ये सच में इंजीनियरिंग का कमाल है। फैक्ट्री में सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती है मल्टी लेयर्ड टैबलेट बनाना। एक साधारण टैबलेट तो बस एक बार दबाकर बन जाती है, लेकिन इन मल्टी लेयर टैबलेट्स के लिए हमें विशेष मल्टी हॉपर रोटरी प्रेस मशीनों की जरूरत होती है। होता यह है कि एक ही सांचे में पहले एक पाउडर को हल्का दबाया जाता है, फिर उसके ऊपर दूसरा पाउडर डालकर भारी दबाव के साथ दोबारा क्रमिक कंप्रेशन किया जाता है। बड़े पैमाने पर इतनी सटीकता हासिल करना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। अब आप पक्का सोच रहे होंगे कि भाई हम इतनी महंगी और जटिल निर्माण प्रक्रिया क्यों अपनाते हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है सुरक्षा। कॉम्बिनेशन थेरेपी में कई बार हमें मरीज को 2 ऐसी दवाएं एक साथ देनी होती हैं जो आपस में रासायनिक प्रतिक्रिया कर सकती हैं। इन असंगत सामग्रियों को हम एक सैंडविच की तरह अलग अलग परतों में रखते हैं। इससे दोनों दवाएं एक ही गोली में बिल्कुल सुरक्षित रहती हैं। अब आते हैं भाग 4 पर, दवा रिलीज तंत्र। यहाँ हम समझेंगे कि गोली शरीर में जाकर अपना असर कैसे दिखाती है।
तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी दवाएं पेट में जाते ही नहीं घुलती। डिलेड रिलीज टैबलेट्स शरीर में जाने के बाद कुछ समय तक इंतजार करती हैं, जैसे कि एंटेरिक कोटिंग। उनका एक टाइम लैग होता है। दूसरी तरफ सस्टेन्ड या एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स होती हैं जो अपना असर बहुत धीरे धीरे और लंबे समय तक लगातार छोड़ती हैं। इससे खून में दवा का स्तर लंबे समय तक एकदम स्थिर और एक समान बना रहता है। खासकर एंटेरिक कोटिंग की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कोटिंग पेट के तेज एसिड में बिल्कुल नहीं घुलती। ये पेट से बचकर दवा को सुरक्षित रूप से आंतों यानी इंटेस्टाइन तक ले जाती है और वहीं घुलती है। ये उन मरीजों के लिए सचमुच किसी वरदान से कम नहीं है जिनका पेट संवेदनशील होता है और जिन्हें एस्पिरिन जैसी दवाओं से गैस्ट्रिक जलन की भारी समस्या हो सकती है। वहीं सस्टेन्ड रिलीज की गोलियां पूरे पाचन तंत्र में धीरे धीरे दवा छोड़ती हैं, जिससे लगातार असर मिलता रहता है। दवाओं के असर का समय बिल्कुल अलग अलग होता है। एक अनकोटेड गोली तुरंत यानी मिनटों में अपना काम कर देती है। एक डिलेड रिलीज यानी एंटेरिक गोली आंतों तक पहुंचने के लिए कुछ घंटों का इंतजार करती है, और एक सस्टेन्ड या एक्सटेंडेड रिलीज गोली पूरे 24 घंटे तक अपना निरंतर असर बनाए रखती है। इस मॉडिफाइड रिलीज का सबसे बड़ा फायदा ये है कि मरीज को बार बार दवा नहीं खानी पड़ती और वे अपनी दवाएं सही समय पर लेना नहीं भूलते। अब हम अपने विश्लेषण के भाग 5 पर हैं, विशेष प्रकार की टैबलेट्स। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में यहाँ से बहुत सवाल आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मरीज गोली निगल नहीं सकता, खासकर छोटे बच्चे या बुजुर्ग मरीज जिन्हें गोली निगलने में तकलीफ होती है। उनके लिए ओरो डिस्पर्सिबल या फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट्स होती हैं। इन्हें बिना पानी के जीभ पर रखते ही ये तुरंत घुल जाती हैं। इसके अलावा बक्कल और सबलिंगुअल टैबलेट्स होती हैं जिन्हें गाल के अंदर या जीभ के नीचे रखा जाता है। इनका सबसे बड़ा नैदानिक फायदा ये है कि ये पाचन तंत्र को पार किए बिना सीधे मुंह के म्यूकोसा से खून में मिल जाती हैं, जिससे इनका असर बहुत तेजी से होता है। एक और कमाल की गोली है एफर्जिसिन टैबलेट। जब आप इन्हें पानी में डालते हैं तो इनमें मौजूद एसिड और बेस आपस में एक तीव्र रासायनिक प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ये जो बुलबुले उठते हैं ना, यही गोली को तुरंत तोड़कर एक सस्पेंशन बना देते हैं। इससे इसे पीना आसान हो जाता है और ये पेट में बहुत जल्दी असर भी करती है। और अंत में भाग 6, परीक्षा के लिए मुख्य सारांश। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम तेजी से सब कुछ रिवाइज करने वाले हैं। इन तीनों मुख्य प्रकारों का अंतर समझना बहुत जरूरी है। परीक्षा के लिए इसे एकदम याद कर लीजिए। अनकोटेड मतलब निर्माण में सरल, कम लागत और तेज असर, लेकिन स्वाद कड़वा। कोटेड मतलब स्वाद में बढ़िया, पेट के लिए सुरक्षित, लेकिन निर्माण में महंगी। और मॉडिफाइड रिलीज मतलब सबसे उच्च लागत वाली जटिल तकनीक जो दवा की रिलीज का समय और जगह दोनों बदल देती है और पूरे दिन स्थिर असर देती है। अगर हम इनके उपयोग की तुलना करें तो ये समझना बहुत आसान है। अगर किसी को अचानक तेज बुखार आ जाए तो हमें तुरंत असर चाहिए, वहाँ अनकोटेड टैबलेट सबसे सही है। लेकिन अगर हम ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी की बात करें, जहां हमें खून में दवा का स्तर लंबे समय तक एक समान बनाए रखना है, तो वहां हम सस्टेन्ड या एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट का ही उपयोग करेंगे। परीक्षा में टॉप करने के लिए ये उदाहरण आपकी उंगलियों पर होने चाहिए। पैरासिटामॉल अनकोटेड, एस्पिरिन ईसी ये एंटेरिक कोटेड है ताकि आंत में घुले और पेट सुरक्षित रहे। सांस की दवा थियोफिलाइन एसआर सस्टेन्ड रिलीज, शुगर की दवा मेटफॉर्मिन ईआर एक्सटेंडेड रिलीज, और उल्टी रोकने वाली ऑन्डेंसिट्रॉन ओडीटी फास्ट डिसॉल्विंग। बस इन नामों को दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। तो दोस्तों, इस विश्लेषण के अंत में मेरा आपसे एक दिलचस्प सवाल है। अगली बार जब आप अपने घर के दवा के डिब्बे को देखें तो सोचिएगा, आपने पिछली बार जो टैबलेट ली थी वो कौन सी थी? क्या वो अनकोटेड थी, फिल्म कोटेड थी या मल्टी लेयर्ड? और उसकी बनावट ने आपके शरीर में उसके असर को कैसे तय किया? क्या वो तेजी से घुलने वाली थी या फिर लंबे समय तक असर करने वाली? इस विज्ञान को अपने आसपास खोजते रहिए और सीखते रहिए। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।